अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा दूसरे बड़े सूबे सिंध की जानिब से अहम ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया है। महकमा कानून सिंध ऑर्डिनेंस का मुसवदा गवर्नर को मंजूरी के लिए इरसाल करेगा। मुसवदे के मुताबिक कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 1 अप्रैल से पूरे सिंध में नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कोरोना वायरस से मुतासरा तबकात को, समाजी मौशी कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाएगा। मुसवदे के तहत तमाम निजी स्कूल्स पर 20% कटौती जो है फीस की, ये लाजिम करार दी गई है। दूसरी तरफ मालिक मकान जो है किराएदारों को अदायगी में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर रायत देने के ये भी पाबंद होंगे। 50,000 रुपए से कम किराया अदा नहीं किया जाएगा। 1 लाख तक किराया होने की सूरत में 50% अदा किया जाएगा, जबकि 1 लाख से जायद किराया होने की सूरत में किराएदार को मुकम्मल अदायगी करना होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर सजा का भी ऐलान किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ ना देने पर मौके पर ही सजा होगी। ऑर्डिनेंस पर अमल ना करने की सूरत में 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। अभी ऑर्डिनेंस इस पर कितना इंप्लीमेंटेशन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है सिंध हुकूमत की जानिब से। इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने 21 मार्च से सूबे भर में लॉकडाउन किया हुआ है, जो कि 14 अप्रैल तक ज़ाहिर है ये जारी रहेगा। लेकिन सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे पर तिब्बी माहिरीन जिस तरीके से तशवीश का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिंध में कोरोना केसेस की मौजूदा शरह और मुस्तकबिल के जो खदशात हैं ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। कोरोना केसेस की तादाद जो खुसूसन लोकल ट्रांसमिशन में इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए जो तिब्बी माहिरीन हैं ये हुकूमत सिंध को ये मशवरा दे रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है ना वो तोसी की जाए। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत तिब्बी माहिरीन की राय पर लॉकडाउन में इजाफे की भी ख्वाहां है। इस पर कितना नागुज़ीर है सिंध में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन में इजाफा। मैं आज प्रोग्राम में बुलाया अपने मेहमान वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। सईद गनी साहब, जिस तरह आप लोग इक़दामात कर रहे हैं यकीनन ये काबिल तारीफ़ हैं। लोगों को रिलीफ पैकेजेस जो दे रहे हैं, जिस तरीके से बिलों में आप लोग रियायत दे रहे हैं और जिस तरह किराएदारों को, मालिक मकानों को जो आप पाबंद बना रहे हैं, यकीनन ये बहुत अच्छा इक़दाम है इस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आप लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन जो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स, तिब्बी माहिरीन जो मशवरे दे रहे हैं कि मौजूदा सिचुएशन के पेश नज़र लॉकडाउन को बढ़ाना ज़रूरी है, तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत बढ़ाने जा रही है, बढ़ाया जाएगा? कितना नागुज़ीर है मौजूदा हालात में लॉकडाउन को बढ़ाना? हमने पहले भी ऐलान किया था कि जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो इस महीने नहीं लिया जाएगा और वो अगले 10 महीनों में किस्तों में जो है वो ले लिया जाएगा। स्कूल की फ़ीस जो है उसमें 20% बिल्कुल कटौती है, वो 20% ख़त्म हो जाएगी, वो अगली दफ़ा नहीं मिलेगी। और ये वन टाइम है कि 2 महीने जो हैं अप्रैल और मई के, उसमें 20% कम होगा और तमाम का होगा। किराए का भी यही है कि हमने सिर्फ उन किराएदारों को इससे एग्जेम्पशन दी है, उन मालिक मकानों को एग्जेम्पशन दी है जो या तो कोई बेवा खातून हो या कोई सीनियर सिटीज़न हो। अगर वो मालिक मकान है, उनका गुज़र औक़ात किराए पे होता है तो वो किराया पूरा लेंगे। बाकी जो हैं उनको हमने रिलीफ दिया है कि कहीं 50%, कहीं 100% तक हमने किया है। अच्छा, इसमें जो आपने पूछा है कि लॉकडाउन आगे हम क्या करने जा रहे हैं, देखें अभी तक तो जो सूरत हाल है वो ये है कि हम लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जो है वो रहेगा, उसमें हम सख्ती करेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसमें मरहलावार नरमी हम शुरू करेंगे और जो कारोबार बंद हैं उसको एक एक करके हम खोलना शुरू करेंगे। SOPs क्या होंगे? लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ SOPs हम देखें, जो बुनियादी चीज़ उसकी होगी। अब ज़ाहिर मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ बिजनेस के लिए मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो इसकी बुनियाद है या जो फंडामेंटल इसका जो उसूल होगा वो ये होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो जो है वो उस पर कायम रहे और जो फैलाव है इस वायरस का उसको रोकने के लिए जो जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों पर डाली जाएंगी वो उसको पूरा करेंगे। तो वो हम इसके अंदर करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स की आपने बात की, माहिरीन की आपने बात की, और सच्ची बात है जो केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ सूबा सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस रफ्तार को देखते हुए तो होना तो ये चाहिए कि लॉकडाउन मजीद होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। अच्छा, लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर जब सपोर्ट नहीं मिलती सूबाई हुकूमतों को तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अगर कहें कि जी कारोबार बंद होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म कहे कि जी कारोबार खुलना चाहिए क्योंकि लोग मर जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि वज़ीर-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, उसके मुख्तलिफ हम हवा के बिल्कुल अगेंस्ट जाएँ। तो ये
मुश्किल हमें आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं तो शायद यही वजह है फिर जो कारोबारी तबका है ताकि वो भी प्रेशर डाल रहा है कि भी हम तो 14 के बाद दुकानें जो है ना वो खोलने जा रहे हैं। या आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब उन्हें कहते हैं ना कि जब आपको एक तरफ से शय मिलती है तो इंसान और ज़्यादा जो है ना वो अपने मौक़िफ़ की जो है ना वो तायद करने लगता है। तो आप लोगों का मतलब ये है कि जब तक वज़ीर आज़म इस फैसले को सपोर्ट नहीं करेंगे लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाना है तो सूबे नहीं बढ़ा सकते। देखिए, एक बात समझने की है, भले लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारा जो प्रोएक्टिव किरदार था उसको पजीराई भी लोगों में मिली, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, बैनुल-अक़वामी तौर पर लोगों ने उसको रिकग्नाइज़ किया, लेकिन जो फैसले हमने किए ये पॉपुलर डिसीजंस नहीं हैं। मतलब हमने जो कुछ किया है, लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ, बेचारे तकलीफ में आ गए, मुश्किल में आ गए, तो इससे हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ा है, शायद उसको नुकसान पहुँचा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे वोट बैंक से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की सेहत है, लोगों की ज़िंदगी है, जिसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो हमने मुश्किल फैसले किए, हमने सख्त फैसले किए, ना चाहते हुए भी किए, लेकिन अगर पंजाब की हुकूमत इजाज़त दे देगी कुछ कारोबार को चलाने के लिए तो डेफिनेटली हमारे ऊपर दबाव आएगा। और जो लोग वही कारोबार यहाँ कर रहे हैं वो हमसे तवक्को करते हैं कि जब एक सूबे में दे दी गई इजाज़त, वफाकी हुकूमत रोज़ाना कह रही है कि दे दो इजाज़त, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई दलील नहीं है। बिल्कुल सही। सईद गनी साहब, तिब्बी माहिरीन डॉक्टर बात की भी तशवीश ज़ाहिर उन लोगों को है कि केसेस की तादाद ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से सामने नहीं आ रही है कि शायद हमारे सूबे जो हैं वो टेस्टिंग सलाहियत उनके पास ज़्यादा नहीं है, टेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी खदशात हैं कि मज़ीद केसेस हों, और एक खौफ लोगों में है, लोग बताते ही नहीं है, सिम्टम्स बता ही नहीं रहे हैं कि ज़ाहिर उन लोगों को खौफ है, हॉस्पिटल जाएंगे पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा। तो एक दिन में सिंध हुकूमत जो है, आप लोगों के सूबे में क्या कैपेसिटी है एक दिन में टेस्टिंग की? शाहजिया, ये हमारी कैपेसिटी रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट मेरे पास रिपोर्ट थी उसमें कोई तकरीबन 2400 के करीब हम रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी है जिसको आप इंस्टॉल कैपेसिटी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इतना करना चाहें तो मैक्सिमम इतना हम कर सकते हैं, उसको इजाफा भी हम कर रहे हैं, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता 5000 तक ले जाएंगे। लेकिन जो मुश्किल है हमें कि जो केसेस बढ़ रहे हैं जिस अंदाज से, हाँ जी, उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जो आपने कहा ना कि लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, लोग थोड़ा सा इसको इजी ले रहे हैं, तो हमें तो उस वक्त पता चलता है जब कहीं ना कहीं से कोई इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाए या कहीं से कोई एक पॉजिटिव केस आ जाता है, तो फिर जब उसके कॉन्टेक्ट्स हम तलाश करने जाते हैं तो तब हमें जाकर वो मिलते हैं। तो अभी तक हम उस अंदाज में टेस्टिंग की ना कैपेसिटी तक पहुँच चुके हैं और ना ही शायद हम एग्रेसिवली वो कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं क्योंकि रोज़ाना मीटिंग्स में हमें बताया जाता है, लेकिन आपकी बात से उसूली तौर पर मैं इत्तफाक करता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर नंबर ऑफ़ केसेस अभी हालांकि पहले के मुकाबले बढ़ गया है, हाँ, लेकिन दुनिया के मुकाबले में कम है। वो इसलिए है कि हमने तो जब सिंध में जैसे मैं कहूँ कि कोई 11,500 के करीब अगर हमने टेस्ट किए हैं तो उसमें से 10% या 9% के करीब पॉजिटिव केसेज हैं। तो अगर यही आप परसेंटेज यही ले लें, इसी रेशो से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कोई अच्छा नहीं है, बहुत बुरा और ख़तरनाक है कि अगर हम 1 लाख करते हैं तो उसमें से 10,000 जो है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है, टेस्टिंग किट्स कमी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कमी है। टेस्ट किट्स हर सूबे में कम है। यहाँ पर KP में देख लें, पंजाब में देख लें, हर डॉक्टर्स भी यही रोते हैं टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, कहाँ से टेस्ट करें? ये देखें, इसीलिए शाहजी हम ये कह रहे हैं कि हम बजाय इसके इंतज़ार करें कि हम 5 लाख किट्स मंगा लेंगे, 10 लाख किट्स मंगा लेंगे और कैपेसिटी बढ़ा देंगे और टेस्ट कर लेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लोगों को इस बीमारी से बचाएं। मतलब अगर प्रिकॉशंस करके हम लोगों को मरीज बनने से बचा सकते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। सही, बजाय इसके कि हम और चीज़ों में लग जाएं कि नहीं कारोबार भी करने दो, लोगों को मिलने भी दो, लेकिन चूंकि बाद में टेस्ट करेंगे, इलाज करेंगे। ये बरतानिया ने किया था पहले। सही, बरतानिया इस चक्कर में था कि पहले ठीक है एक दफ़ा होने दो, उसके बाद इलाज करेंगे। हाँ, उनके हाथ से निकल गया मामला। बिल्कुल। अच्छा सईद गनी साहब, किस्मत ही हमारे यहाँ चूंकि कंसेंसस इस बात नहीं हो रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, आप लोगों की हुकूमत ने जो राशन तकसीम के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है या होनी है? किस तरह आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? ज़िले इंतज़ामिया के थ्रू, ज़िले कमेटियों के थ्रू, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राशन की तकसीम होगी, कैसे करेंगे आप लोग ये? शायद ये शुरू हो गया है। देखिए, हमारे यहाँ 2-3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है राशन की। एक तो हमने तमाम जो फलाही तंजीमें हैं, जो इदारे हैं जो काम करते हैं राशन तकसीम करने का, इस मौके पर ख़ासतौर पर बहुत कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम एक पेज पर लेकर आए। हमने उसको सेंट्रलाइज एक ऐप डेवलप करके उसमें सबको डाल दिया है।
अच्छा, आप वो रोज़ाना जो इदारे तकसीम कर रहे होते हैं, हमारे पास वो डेटा आ रहा होता है, तो अभी तक जो तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है ख़ानदानों को ये फलाही इदारे दे चुके हैं। जो डेटा हमारे पास है तादाद इससे ज़्यादा होगी चूँकि वो भी आ रही होती है रोज़ाना। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने 30,000 ख़ानदानों तक जो है राशन पहुँचाया है। जो हमने शुरू किया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें जो अभी तक की फिगर आई है वो 1 लाख ख़ानदानों तक जो है वो तकसीम कर उसका डेटा था आप लोगों के पास? हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है जिससे लोग जी, उसका डेटा था आप लोगों के पास? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखें, उसके अलावा हमारे पास 1 लाख ख़ानदान वो थे जो ज़कात के मुस्तहिक़ थे और उनको हम ज़कात दे रहे थे रेगुलर, तो उनको हमने 6-6 हज़ार रुपये पर फैमिली जो है वो बहुत आज से कोई 8-10 दिन पहले डिस्बर्स कर दिया, वो पैसे उनके पास चले गए। अच्छा, राशन का जो डेटा आप कह रही हैं, वो राशन का डेटा किसी सूबे के पास नहीं था, किसी के पास हो भी नहीं सकता था। हमने तरीक़ेकार अभी ये अडॉप्ट किया, जो बहालत मजबूरी किया, वो भी आइडियल नहीं है, कि हमने यूनियन काउंसिल की सतह पर कमेटीज़ बनाई। अच्छा। उसमें यूनियन काउंसिल का चेयरमैन रखा, उसमें ज़कात का चेयरमैन रखा, उसमें एक अक़लियत का काउंसलर रखा, उसमें खातून काउंसलर रखी, उसमें उस इलाके में काम करने वाले फलाही इदारे का एक नुमाइंदा रखा, उसमें एक हमने नोटेबल उस इलाके का कोई भी हो उसको डाल दिया। तो इस तरह कोई 6-7 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और उनको हमने कहा कि आप आइडेंटिफाई करके दें, चूँकि आप सब उसी इलाके यूसी के लोग हैं, आइडेंटिफाई करें और फिर डिप्टी कमिश्नर उसको सुपरवाइज करता है। लेकिन वो सारा राशन हम रात के अंधेरे में लोगों के घरों पर पहुंचाते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई मीडिया को नहीं बुलाते, कोई तस्वीर नहीं बनाते। इसलिए शायद कई जगहों पे ये आता है कि ये राशन दे नहीं रहे लोगों को। हम उसी से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस के जो है ना वो केसेस सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुबह पंजाब और सुबह सिंध की निस्बत इस वायरस से मुसद्दका मुतासर होने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद तो काफ़ी कम है, लेकिन इस सूबे में जाम बहक होने वाले जो अफराद हैं इनकी शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में कुल मुतासरा अफराद की जो तादाद है ये 560 है, जबकि जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 20 तक पहुंच गई है। इस हिसाब से अमवात की जो शरह बनती है ये बनती है 3.4%, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में ये शरह जो है ये 1.4% के करीब है। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर 300 टेस्ट किए जा रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कम टेस्ट करने की वजह से मुतासरा अफराद की जो हकीकी एक जो तादाद है वो सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि टेस्टिंग ही ज़्यादा नहीं हो रही है। जबकि लॉकडाउन की वजह से गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 1 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए माली इमदाद पर मुश्तमिल 1 अरब रुपए से ज़ायद का जो है ना वो पैकेज भी मंजूर कर लिया, जिसके तहत ये जो रकम है ये 6-6 हज़ार रुपये की 2 एक साथ में जो है वो दी जाएगी। रुकूम जो है डिस्ट्रिक्ट ज़कात काउंसिल्स और मकामी ज़कात कमेटियों के जरिए दी जाएंगी, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला 32 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है ये इसके अलावा है, ये अलग है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुशीर इत्तलात KP के अजमल वज़ीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब आपका। अजमल वज़ीर साहब, आपसे भी सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, 14 रोज़ तक का तो ज़ाहिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह विफाक ने कहा है सूबों पर छोड़ा है कि सूबे देखें हालात के पेश नज़र के सूबों ने लॉकडाउन 14 के बाद बढ़ाना है, नरमी करनी है या बिल्कुल ख़त्म करना है, या नागुज़ीर है सूबों के लिए बढ़ाना। आप अपने सूबे की कारकर्दगी को देखते हुए, वहाँ केसेस की तादाद को देखते हुए कोई फैसला किया आप लोगों ने कि 14 के बाद बढ़ाना है, कम करना है, नरमी करनी, क्या करना है? देखिए, पहली तो मैं ये बात करूंगा कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा। एक, डॉक्टर्स के हवाले से आपने बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 1299 डॉक्टर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिए और बकाया जो पब्लिक सर्विस कमीशन पे जिन पोस्टों का आपने जिक्र किया उसको भी अप्रूवल उसकी भी हो गई। तो ये तकरीबन 2000 के करीब डॉक्टर इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। ये वज़ीर आला महमूद खान साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर ये हमने कर लिया और साथ हमने एक और जो उस दिन कैबिनेट से पास हुआ है कि और भी डॉक्टर्स और भी जो पैरामेडिक स्टाफ है उसके लिए भी हमने वॉकिंग इंटरव्यूज शुरू किए हैं, वो भी हम ले रहे हैं। एक दूसरी जो बात है वो है, अच्छा, मुस्तकिल तैनातियों की तरफ नहीं जा रहे अभी फिलहाल, वो जो आप कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है डॉक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आ गए वो तकरीबन 600 से लगभग तकरीबन बनते हैं, वो उसकी भी अप्रूवल हो गए, वो भी हो गए, और 1299 डॉक्टर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले लिए। तो 7 और भी हम इसके जी वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और 600 के करीब 650 के करीब परमानेंट बेसिस पे वो भी हो गए। अच्छा, दूसरी जो टेस्टिंग कैपेसिटी की आप बात कर रही हैं, हाँ शुरू में बिल्कुल हमें ये मसला दरपेश था, क्योंकि इस वबा का तो पहली बात है कि किसी को पता भी नहीं था पूरी दुनिया में जो हुआ, लेकिन साथ साथ हमने ये कर दिया कि अभी सरकारी तौर पर 396 फी दिन टेस्ट हमारा हो रहा है। बिल्कुल आपने भी अपने इंट्रो में कहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें था कि 396 हो रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं तकरीबन 924 के करीब। लेकिन हमने अभी ये फैसला कर लिया, मैं मानता हूं, एग्रीड, इसलिए तो मैं आगे आपको यही बात कर रहा हूं कि टेस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर फौरी तौर पर हमने इस हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब ने उस दिन मीटिंग की, टास्क फोर्स की, उसमें यह फैसला हुआ कि हमने बटाबाद, मर्दान और कोहाट और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने जो मशीनरी है वो भेज दी है, जो सरकारी हॉस्पिटल में है। एक तो वो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में शुरू हो जाएगी, और फिर साथ ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है उनके साथ भी हमारे जो वजारत सेहत है वो उनके साथ कांटेक्ट में। हमारी ये कोशिश है कि अगले हफ्तों में हमारी कैपेसिटी इंशाअल्लाह ताला 5000 से भी हम आगे लेकर जाएंगे, 5 और 10,000 के तकरीबन हमने पहुंचानी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो ग्राउंड पे कर रही है शाजिया, वो ये है कि इस वक्त हमने PPPs के हवाले से मैं आपको बता दूं 9,17,1740 हमने अभी तक PPPs तकसीम किए हैं, और 7 आर्डर हमारे आ रहे हैं, वो जो NDA में, और 7 सूबाई गवर्नमेंट के हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट, वो भी साथ हम ये सारी वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं। और हमारे इस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम खुद ग्राउंड पे हैं, हम खुद जो है एक और बात बताइएगा वजीर साहब, और सिंध के जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 14 के बाद मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमें इजाजत दें, अगर इजाजत नहीं देंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। जाहिर है वो जबरदस्ती दुकानें भी खोलना चाह रहे हैं, अपने कारोबार अपना करना चाह रहे हैं काम। यहाँ पर KP में भी क्या रिस्पांस है ताजिर बरादरी का, कारोबारी तबके का, जिसने दुकान खोलनी है, वो क्या कहते हैं? वो इस हक में हैं कि अपनी हुकूमत के साथ हैं वो लोग, कि अगर आप लोग बढ़ाएं वो मुकम्मल साथ देंगे आप लोगों का? आप भी गैलप की जो वो आई है, जो सर्वे आई है, उसके मुताबिक भी 90% खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो इसके हुकूमत के इक़दामात का वो साथ दे रही है। आम आवाम बिल्कुल ठीक है, मैं कारोबारी तबके की बात कर रही हूँ, ताजिर बिरादरी की बात नहीं हूँ। मैं कारोबार होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से। कल शाजिया मुझे परसों भी मुझे जो अपने ताजिर बरादरी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और पेशावर के और स्पेशल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दूसरे जितने भी हैं उनके साथ हम मुतवातर कांटेक्ट में हैं। इसमें हमने आगे फैसले करने हैं। हाँ, ये हम देख रहे हैं हालात को, उसके मुताबिक फाइनल जो फैसला है वो 1-2 दिन में हम करेंगे कि अगर हमने कौन सी चीजें खोलनी है आगे, और उसके लिए SOPs क्या है, SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा। और साथ आज मैं आपको ये बता दूं कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जो इमदादी पैकेज है उसका भी अभी मैं खुद ग्राउंड से आ रहा हूं, उसका भी हमने वो भी आज 1 बजे से शुरू हो गई, जिसमें मुस्तहिकीन लोगों को कैश पैसे मिल रहे हैं 12,000 रुपए, वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। तो हम दोनों तरफ देख रहे हैं। साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ हमने अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ये शिकायत है, मैसेज करते हैं, मजदूर है, गरीब है, लोग कह रहे हैं कि मैसेजेस करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी शिकायतें कर रहे हैं कि वाकई वो हकदार है, लेकिन उनको जो है ना वो बाद में मैसेज जब करते हैं तो ये डिटेल आती है ना कि आप सब्र करें, हम लोग आप वेट करें, हम लोग पूरी वेरिफिकेशन करके आपको जो है ना वो रिप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है? डाटा आप लोगों के पास ऑलरेडी आप लोगों के पास है, जिस बिना पर आप लोग जो है ना वो वापस मैसेज भेजते हैं और जिसको पैसों की जरूरत होती है वो पैसा लेने आता है? कैसे कर रहे हैं आप लोग ये? देखिए, इसमें जो शाजिया जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये फेडरल हुकूमत के जो आज से शुरू हो गया, ये जो फेडरल हुकूमत के हमारा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, ये उसके 12,000 रुपए जो यकमुश्त मिल रहे हैं, उसमें
जिन लोगों का वो है उसमें एक बाकायदा, मैंने अभी इस पे प्रेस ब्रीफिंग भी दी है कि हमने एक कहा है लोगों को बजाय रश बनाने के, ये तो आगे चलेंगे, ये इसके लिए हमने तकरीबन 3600 के करीब पॉइंट्स बनाए हुए पूरे सूबे में। दूसरा, ये कोई मैनुअल प्रोग्राम नहीं है, ये सारा ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसके लिए 3 मुख्तलिफ जो इजी पैसा है, अल्फला वालों का है और इस तरीके से नादरा मतलब बिल्कुल डेटा है, बिल्कुल जांच पड़ताल के बाद दे रहे हैं, क्योंकि रिश्ते भी आ रही हैं, जो हकदार हैं उनको मिल नहीं रहा जी, जो लोग हैं जिनको नहीं जरूरत वो भी इसमें आ रहे हैं। नहीं, ये वाहिद प्रोग्राम है जाजिया, ये मैं आपको बता दूं, ये 15 जगहों पे ये फिल्टर हो रहा है फेडरल हुकूमत की तरफ से, 15 जगहों से फिल्टर होकर जब ये मिलेगा उस हवाले से हमने अवाम को एक नंबर दिया है कि अगर 8171 की तरफ से आपको मैसेज आए, क्योंकि लोग वो उसमें पहले भी आपको पता है लोग गलत मैसेज भी करते हैं कि जी आपके पैसे आ चुके हैं या इस तरीके से, वो रश भी, क्योंकि देखिए इन पॉइंट्स पे हमने रश तो भी नहीं कराना है ना, उसके लिए भी SOPs फाइल होना है कि भाई जो वहां पे जाए, उसके लिए हमने ये कहा कि ये एक जो मेन, वो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूं, मुसद का मैसेज 8171 से आएगा। जब वो आए तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपका जो पैसे हैं वो कहां पे किस स्टेशन में है, जो स्पेशल जो स्टेशन उसके लिए वो वहां पे जाएगा, अपना बायोमेट्रिक कराएगा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, उसको कैश पैसे मिलेंगे। अब दुकानदार से उन्होंने उस पर सौदा सल्फ लेना है, कहीं और से लेना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस जितना, ये मैं दावे से कह रहा हूं, इस जितना जो ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है मैंने कभी न सोचा था न मैंने कभी देखा था, क्योंकि मैं खुद इसको देख रहा हूं, इधर मैंने खुद अभी चेक किया। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात KP के अजमल वजीर मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने आलमी मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से आलमी मईशत की जो तनज़ुली है जुज़ वक्ती होगी, अलबत्ता नुकसान के अजाले में कुछ वक्त लगेगा और पिछली सूरत हाल तक वापसी कम अज़ कम 2022 तक होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा आइंदा 2 साल में आलमी मईशत के 5000 अरब डॉलर खा जाएगी। दूसरी जानिब अकाउंटेंसी माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान का इक्तसादी जो इस्तेहकाम है ये बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और सरमायादारों के एतमाद में 5% से ज़ायद कमी भी हुई है। आलमी इक्तसादी इदारे के ताउन से शाया की गई एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान रोज़गार और सरमायाकारी में यहाँ पर कमी रिकॉर्ड करने के करीब है। आने वाले महीनों में पाकिस्तान को शदीद मुआशी तनाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि ऐसा ही दावा एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट में भी किया है और ये कहा है कि पाकिस्तानी मईशत 2020 के अंदर प्रेशर में रहेगी, दबाव में रहेगी और मुआशी शरह नमू 2.6% रहेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है ये 11.5% रहेगी, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 9.8% कमी मतवक्के है। दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए आइंदा हफ्ते 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का इजाफी कर्जा भी देगा। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वजह से मनफी मुआशी असरात के पेश नज़र सस्ते कर्जे की दरख्वास्त की थी, जबकि पाकिस्तान ने IMF से यह दरख्वास्त रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत की है। IMF के तर्जुमान ने भी इसकी तस्दीक की है। कोरोना से मुतासिर होती मुल्की जो मईशत है, आलमी मईशत है, ये कब जाकर संभल सकती है, आदादो शुमार क्या बता रहे हैं, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताएंगे, जैसे मैं बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोरोना क्राइसिस इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया परेशान है, तकरीबन 200 ममालिक से इफेक्ट हो चुके हैं, यूरोप अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बात यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए हम लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? IMF ने भी ये कह दिया है कि पूरी दुनिया में मंदी और आलमी मईशत जो 2000 से के तजुर्बात से जो है बहरान से ज़्यादा इस वक्त हमें नुकसान हो सकता है, जो 2008 में एक इकनॉमिक क्राइसिस आया था। आप क्या समझते हैं हमारे पास कितना अच्छा मौका है IMF से रीनिगोशिएट करने का अपने जो मुआहदे हैं उनको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ऐसा लग तो रहा है कि पूरा मुल्क हमारा जो है एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है, लेकिन इस बहरान के अंदर जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए राह निजात भी रखी है। पिछले चंद सालों से
पाकिस्तान को माशी तौर पे आलमी ताकतों ने जिस तरीके से जकड़ा हुआ था और वो अपनी मर्जी की हर चीज़ पाकिस्तान से करा रहे थे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाकिस्तान की आवाम और कारोबार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। आपने बहुत तफसील से बताया जिसमें FATF का जिक्र है। FATF ने हर वो चीज़ पाकिस्तान से करवाई जिसका बराह रास्त जो है पहले जो है मनफी असरात इस मुल्क में आ सकते थे। चाहे आप अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने जाएं तो आपसे जो है आपके दादा तक की ज़माने की जो है ना तफसीलात मांगी जा रही थी। जो अकाउंट 2 घंटे में खुलता था वो 20-20 दिन तक नहीं खुल पा रहा था। बैंक्स में अगर आप अकाउंट खोलने जा रहे थे तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा था KYC के लिए। फिर इसके अलावा FATF ने कह दिया कि जी सोनारों का काम भी बंद कर दें, रियल स्टेट वालों से भी पूछें। तो इस मुल्क में तकरीबन हर तबका जो इनफॉर्मल इकॉनमी जो बैकबोन थी हमारे मुल्क में रोज़गार देने की, उसको जो है अफेक्ट कर चुकी हुई थी। दूसरी तरफ हम पे IMF को जो है जिस तरीके से लाया गया था, हमसे हर शर्त IMF ने मनवाई, चाहे वो टैक्स की शरह हो, चाहे शरह सूद हो, चाहे रुपए की कदर हो। अब ये तमाम मामलात में हमें ढील मिलना शुरू हो गई है। आपने अभी खुद ही बता दिया कि FATF से 5 माह की हमें तोसी मिली है। IMF वो हमें तो ठीक है, बगैर लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का एक रिलीफ पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप जो है ना वो कंस्ट्रक्ट अपने काम करें, ये इंडस्ट्री काम करे, नहीं पूछा जाएगा ये रकम कहाँ से आई, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। लेकिन FATF का एक बहुत बड़ा ही कंसर्न रहा है, ये तो इनडायरेक्टली है ना कि आप ब्लैक मनी को वाइट करने का एक मौका जो है ना वो इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो क्या ये कंसर्न भी फिर उनका खत्म हो जाएगा FATF का? देखिए FATF को अगर आप पढ़ें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका काम है बेसिकली दुनिया में टेररिज्म फंडिंग को रोकना। कि टेरर, अगर आप इनके जितने भी, आप याद होगा कि पहले भी जो चीज़ें आती थी, वो ये कोशिश इनकी है, ये है कि टेररिज्म फंडिंग ना हो, कैश कूपन्स ना हो, किसी तरीके से जो है ना हेरोइन अफीम का काम करने वाले वो फंडेड ना हो। ये एक रियल स्टेट, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अगर रियल स्टेट की अगर ये जो एमनेस्टी आप कह लें, ये जो पैकेज कह लें, ये 6 से 7 माह का है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आप ज़मीन खरीदें और ज़मीन खरीद के उस पर तामीर करें कोई चीज़, ठीक है ना इसमें ना कोई गन खरीदने का कह रहे हैं, ना इसमें कोई पाउडर खरीदने का कह रहे हैं, ना इसमें कोई आइटम बम खरीदने का कह रहे हैं। तो FATF की भी एक ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान की मईशत जल्द अज जल्द डॉक्यूमेंटेड हो जाए, ठीक है। और इसमें FATF को एक्चुअली इन्होंने कन्विंस किया, IMF को कन्विंस किया। ये पैकेज 6 महीने से जो है ऑन होल्ड था। गवर्नमेंट ने जाके उन्हें कन्विंस किया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरमाया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स टू GDP दुनिया का सबसे लोवेस्ट है, तो बहुत बड़ी जो आवाम का पैसा है वो अनटैक्स है, जो क्रिमिनल मनी नहीं है या वो पॉल्यूटेड मनी नहीं है। जो पाकिस्तान में रिश्वतों का पैसा या ये जो टेररिज्म का पैसा है वो ग्लोबल चेन के थ्रू घूमता है, यहाँ के बैंकिंग निज़ाम के थ्रू नहीं घूमता। तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनका अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, इनको डॉक्यूमेंट करते हैं और हम इनको जो है सामने ले आए ताकि हमें भी पता चले कि ये पैसा किसके पास है और कौन आ रहा है। बगैर डॉक्यूमेंट किए किसी से पैसा निकालना नामुमकिन था। सही, अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक ढील मिली, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको कम से कम समझना शुरू हो गए। इंपॉर्टेंट चीज, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तो मुतासिर हो रही है ना, शायद कि ताजर कह रहे हैं हमें खोल लें दे, बस बहुत हो गया। वो बिल्कुल वो देखें, वो हमारे हाथ में है ना, जिस दिन खोलेंगे तो वो चीजें हमारे हाथ में है। लेकिन बैरूनी तिजारत जो है, आलमी तिजारत हमारे हाथ में नहीं है, इटली के हालात हमारे हाथ में नहीं है, तो ये हमारे हालात में, हमारे हुक्मरानों के हालात में है। तो अगर ये चाहें तो ये बेहतर कर सकते हैं। अगर ये जिद करके यहाँ मुराद अली शाह, उधर इमरान खान और उधर कोई तीसरा आपस में जिद करके करें तो वो बेड़ा गर्क, तो हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है फिर। सही, बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असाद थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, महकमा ज़राअत पंजाब के हवाले से एक अहम इंकशाफ हुआ है। ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत की जानिब से काश्तकारी में पानी के बेहतर इस्तेमाल और बचत के लिए किसानों को फराहम किए जाने वाले लेज़र लैंड लेवलर, ये एक मशीन होती है जिससे ज़मीन को लेवल किया जाता है, इसको बोलते हैं लेज़र लैंड लेवलर। इसके मंसूबे में सब्सिडी और कीमत की मद में
2 अरब 37 करोड़ के मुबैना खुर्द-बुर्द करने की मंसूबाबंदी की गई है। ये करप्शन चीनी फ्रॉड की तर्ज पर की जा रही है। अभी जो रिसेंटली चीनी क्राइसिस आया था, अभी एक जो चीनी बहरान पर एक रिपोर्ट भी आई है, ये बिल्कुल उस फ्रॉड की तर्ज पर ये भी काम किया जा रहा है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत 5 सालों यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक किसानों को कुरा अंदाजी के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलर मशीन फराहम करने की मंसूबाबंदी की है। इस मशीन से ज़मीन की सतह को हमवार किया जाता है। ज़राए का यह दावा है कि एक मशीन पर हुकूमत 2,50,000 रुपये जो है ये सब्सिडी फराहम करने का हुकूमत का प्लान है। मशीन की ओपन मार्केट में कम अज़ कम कीमत जो है ये 2,90,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए थी। जबकि पंजाब हुकूमत ने प्री क्वालिफाई की गई 19 फर्मों से मशीनें खरीदेगी और फी मशीन कम अज़ कम कीमत 4,65,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,95,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जिससे मंसूबे में करप्शन के खदशात पैदा हुए हैं। इस कीमत पर सब्सिडी मुबैना तौर पर महकमे के एहलकार और फर्म्स की मिली भगत से खाने की मंसूबाबंदी करने का इंकशाफ हुआ है। सबकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। जबकि सब्सिडी पर हुकूमत 26 टैक्स भी जो है ना वो काटेगी, जिससे सब्सिडी में 65,000 की कमी हो जाएगी। इस साल 1700 लेज़र मशीनें जो हैं ये जून तक खरीद ली जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कौमी मनसूबा बराए इस्लाह वाटर कोर्सेज के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलर मशीनें खरीदने के लिए कौमी अखबारात में पिछले साल सितंबर में इश्तिहार भी दिया था। इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगी, मज़ीद डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा। अनवर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जब मशीन की कीमत एक 2 लाख भी है, 2 लाख से 4 लाख भी है, उसके बावजूद मशीनें महंगी खरीदने का क्या जवाब बनता है? जी देखें शाजिया, बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिद्दत को लाने के लिए कौमी मनसूबा बराए असलाह वाटर कोर्सेज के एक मनसूबे के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलिंग मशीन्स जो हैं वो किसानों को फराहम करने का इरादा रखती है। एक मशीन पर पंजाब हुकूमत 2,50,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। सितंबर में जब ये इश्तिहार आया तो उस वक्त ये जो मशीनें हैं जो मार्केट में ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी कीमत 2,90,000 से लेकर तकरीबन 5 लाख रुपया थी। लेकिन जब इस गवर्नमेंट ने इश्तिहार दिया तो 31 फर्मों ने अप्लाई किया, जिनमें 19 फर्मों को प्री क्वालिफाई किया गया और महकमा ज़राअत पंजाब जो है उसने इन फर्मों की जो मशीनें इन्होंने फराहम करनी है उसकी कीमत का तयन किया। हाँ। अब ये कीमत के हवाले से कम अज़ कम कीमत जो है 4,65,000 रखी गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा एक मशीन की कीमत जो है पूरा सेट जो है मशीन का उसकी कीमत 6,95,000 रखी गई है। अगर 3 लाख वाली मतलब कि 2,90,000 वाली खरीदी जाती है, हुकूमत ने अगर 2.5 लाख सब्सिडी देनी है तो इसका मतलब काश्तकार को 50,000 रुपया जो है ना वो देना पड़ना था। अब 4 लाख रुपया, अगर 4 लाख की अगर मशीन खरीदी जाएगी तो 2.5 लाख जो है वो हुकूमत देगी और बाकी तो काश्तकारों पर तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से दिहाड़ी लगाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह चीनी फ्रॉड में वारदात डाली गई है आला जो हुकाम है उनकी तरफ से, जिनमें हुकूमती पार्टी के लोग हैं, उसी तरह यहाँ पर भी वारदात डालने का एक तरीका बनाया गया। तरीका ये बनाया गया कि इसकी कीमत को शूट कर दिया गया और उसको नोटिफाई कर दिया गया। अब उस कीमत पर जब कुरान अंदाजी में जिस काश्तकार की ये मशीन निकलेगी, 2.5 लाख जो सब्सिडी है जो हुकूमत पंजाब ने फराहम करनी है, ये फर्में और महकमा एग्रीकल्चर के जो अफसरान हैं ये मुबैना तौर पर इसमें खुर्द-बुर्द करके खा जाएंगे। असल कीमत जो मार्केट में इस इश्तिहार से पहले थी वही कीमत तकरीबन जो है वो किसान को देना पड़ेगी। इससे किसान को एक पैनी का भी फ़ायदा नहीं होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से 2 अरब 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में दी जानी है, जिससे जिस सब्सिडी में ये एम एंड ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, ये किसान को डायरेक्ट जो है फैसिलिटेट करना है ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को मतलब पानी की बचत करें, उस जिसके लिए मंसूबे की बचत नहीं करे तो विफाकी काबीना ने इसकी समरी की मंजूरी दे कैसे दी बगैर जांच पड़ताल के? जी देखें, बात ये है कि इससे जो है ये लेज़र लैंड लेवलिंग जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से पानी का 20 से 25% बचत होती है।
इस टेक्नोलॉजी को और इसके बेनिफिट को सामने रखते हुए पंजाब हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। और क्योंकि छोटे काश्तकारों को दी जानी है, वो गरीब काश्तकार हैं, उनको कहा गया था कि सब्सिडी जो है एक मशीन पर 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत की ये समझ में बात नहीं आ रही कि महकमा एग्रीकल्चर के जो फनकार अफसरान हैं, उन्होंने इस तरह का इसका सिस्टम बनाया है कि मिलों के साथ मिलकर, जिन मिलों को उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, फर्मों को जिनसे ये मशीनरी खरीदी जानी है, वो जो 2.5 लाख की सब्सिडी है वो उसका किसान को कोई फायदा नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब जो है मंसूबों की जांच पड़ताल किए बगैर, कीमतों का तयन किए बगैर जो है ना वो समरियों पर दस्तखत हो जाते हैं, वफाकी काबीना मंजूरी दे देती है, तो कैसे ना सवाल उठेंगे सबके मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार से ये तवक्को की जा रही थी कि वो रूल्स को इन ऑर्डर करते हुए ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। लेकिन जिस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिस तरह चीनी का स्कैंडल सामने आया, आटा का स्कैंडल सामने आया और अब ये स्कैंडल सामने आने जा रहा है, इससे साबित होता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वसीम अकरम प्लस जो हैं वो समरी ना तो पढ़ते हैं ना उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। अगर वो इससे इनपुट ले लेते, एक चीज़ और इसमें भी सामने आई है, ये जो फर्में प्री क्वालिफाई की गई हैं, इनकी जो मशीनरी है ये किसी भी अदारे से रिकमेंडेड नहीं है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे हैं, PCSIR है, पिटाक का इदारा है जो मशीनरी की स्पेसिफिकेशन को रिकमेंड करता है। ये पता लगाना इसके बाद शायद ज़रूरी हो गया है कि जो कंपनी है ये बीच के कोई लोगों की तो नहीं है जो मंजूरियां भी दे रहे हैं, जो इस सबको जो है ना वो सिग्नेचर्स भी करके दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उनकी तो कंपनियां नहीं हैं। जी बिल्कुल, इजराइल का ये कहना है कि ये जो 19 कंपनियां प्री क्वालिफाई की गई हैं, इनमें ऐसी कंपनियां भी बाद प्री क्वालिफाई की गई हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जाली सबमिट किए थे, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो डाटा हमने कॉल डाटा निकलवाया है महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स का और मुख्तलिफ फर्मों के लोगों का, तो उससे साबित होता है कि कुछ फर्में जो हैं महकमा ज़राअत के आला अफसरान उसकी बैकिंग कर रहे हैं, शायद वो उसमें इन्वेस्टर हैं। और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इस पर वो इंक्वायरी करें और इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कोयटा का दौरा किया और कोरोना से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा आज कि कोरोना से हम अकेले नहीं लड़ सकते, कोरोना बढ़ रहा है और इस माह के आखिर तक अस्पतालों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये सूबे बताएंगे कि लॉकडाउन मरहलावार कैसे ख़त्म करना है। ये तो हम जानते हैं कि वफाक ने सूबों पर छोड़ा है कि आया कि उन्होंने लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाना है, उसमें नरमी करनी है या उसको ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा कि बलूचिस्तान दूसरे सूबों के निस्बत ज़्यादा गरीब है। मुल्क भर में इसी गरीब तबके के एहसास के पेश नज़र हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया और अब इस प्रोग्राम के तहत अदायगियों का आगाज़ भी हो गया है। नाज़रीन, एहसास इमरजेंसी कैश के लिए मुल्क भर में 17,000 पॉइंट्स बनाए गए हैं। अदायगी मराकज़ पर कोरोना से बचाव के हवाले से ख़ास इक़दाम किए गए हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो है वो तकसीम आज से जो है ना वो शुरू हो गई है। सार्फिन की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रकूम की बायोमेट्रिक अदायगी मराकज़ और वहाँ कायम जो काउंटर्स हैं उनकी तादाद में खातिर का इजाफा किया गया है ताकि ज़ाहिर है लोगों का रश ना हो, हुजूम ना हो, फिर जो एक मकसद है कि लोग फासले पर रहें वो मकसद भी पूरा हो सके। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में भी सेंटर्स कायम किए गए हैं जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इमदादी रकूम की तकसीम के लिए महकमा तालीम समेत बैंक का अमला अभी जो है वो तैनात किया गया और हर खानदान को बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जा रही है, जबकि हुकूमत के कायम करदा मराकज़ और निजी बैंक के ATMs के अलावा ये रकम किसी तीसरे जरिए से फराहम नहीं की जा रही है। हुकूमत का ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत को अभी तक 4 करोड़ से ज़ायद जो है ये मैसेजेस मिल चुके हैं और बहुत से हम आपको बताएं नाजरीन, बहुत से ऐसे लोग भी मैसेजेस कर रहे हैं जो कि इस कैश प्रोग्राम के मुस्तहिक नहीं हैं, जबकि इस प्रोग्राम के अलावा भी हम आजकल देखते हैं जब से मुखय्यर हज़रात ने, मुख्तलिफ NGOs ने राशन की फराहमी का, तकसीम का सिलसिला शुरू किया है, तो हमें सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर बहुत से ऐसे लोग भेस बदल के जो है ना वो खड़े नज़र आते हैं जो मुखय्यर हज़रात और NGOs की जानिब से राशन की तकसीम के हकदार नहीं हैं और इसी वजह से यकीनन उन लोगों का हक मारा जा रहा है जो कि असल हकदार हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें बहसियत कौम जो है, कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बिल्कुल
वैसी ही जिम्मेदारी जिसका मुजाहरा इस कौम ने 2005 के ज़लज़ले में किया, फिर 2010 में जो एक बड़ा सैलाब आया, बड़ी तबाही मचाई, उस वक्त कौम ने एक यकजहती का मुजाहरा किया था। बिल्कुल इस वक्त भी ऐसी ही यकजहती की ज़रूरत है, तभी हम जो है ना इस बहरानी कैफियत से निकल पाएंगे। और आखिर में एक बार फिर से कि खुदारा प्लीज़ हकदार लोगों का हक ना मारिए। आगे ही लोग जो है भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से और स्पेशली इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका वाकई हक है कि उन्हें पैसे मिलने चाहिए, राशन मिलना चाहिए, प्लीज़ उनका हक ना मारिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।